गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। और दोस्तों, आज अपन बात करेंगे मास मीडिया कम्युनिकेशन की। यानी हमारा जो कम्युनिकेशन वाला जो यूनिट है उसके सबसे लास्ट या सबसे अंतिम पॉइंट की हम कह सकते हैं, उसकी टॉपिक की बात करेंगे और मास मीडिया कम्युनिकेशन जो है उसको जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, सभी स्टूडेंट जो है वो एक बार मेरे को कमेंट करके बता दीजिए, क्या ऑडियो और वीडियो जो है आपके पास प्रॉपरली आ रहा है या नहीं आ रहा है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। और आज अपन बात करेंगे कम्युनिकेशन में मास मीडिया कम्युनिकेशन जो है उसकी। और ये हमारा सबसे लास्ट वाला जो टॉपिक है कम्युनिकेशन का, उसकी बात करेंगे। तो मास मीडिया कम्युनिकेशन और उसका सोसाइटी पे इम्पैक्ट जो है उसके बारे में आज जानेंगे। तो एक बार जो मेरे स्टूडेंट जो भी जुड़े हैं, जैसे आयुषी जी जुड़े हैं या कोई भी जुड़ा है, तो वो एक बार मेरे को चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ऑडियो और वीडियो जो है क्या प्रॉपरली आपके पास आ रहा है या नहीं आ रहा। प्लीज़ एक बार कमेंट करके आप बता दीजिए। उसके बाद अपने टॉपिक जो है उसको स्टार्ट करते हैं। जी आयुषी, गुड इवनिंग। एक बार आप ऑडियो और वीडियो। ओके। तो ऑल इज क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। अभी तक जो कल आपने अगर क्लास नहीं देखी है तो आप एक बार उसको देख लीजिएगा। और उसमें बेसिकली हमने सारे जो कंसेप्ट सारे जो कंसेप्ट है कम्युनिकेशन से रिलेटेड उनकी बातें की। और उसके बाद जो है, जो कल की क्लास में हमने कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो सारे टॉपिक थे उसकी बात की। देन उसके बाद हमने कुछ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो थे उनकी भी बात की थी। अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार वो क्लास देख। पहले हम थोड़ा सा मास मीडिया कम्युनिकेशन को जाने उससे पहले पैराफ्रेजिंग को जाने। पैराफ्रेजिंग क्या होता है, इससे भी कई बार जो है आपका यूजीसी नेट जो है उसमें एक दो बार आपने देखा होगा क्वेश्चन आया हो। पैराफ्रेजिंग बेसिकली क्या है आपका, कि जब कोई जब कोई सेंटेंस होता है उस सेंटेंस को या किसी बात को उसको अपने चेंज कर देते हैं। यानी जब किसी बात को या किसी पाठ को अपने शब्दों में अर्थ बदले बिना दोबारा कहना है। यानी कोई बात है, जैसे बैठ जाओ एक शब्द है, ठीक है, या यहाँ बैठ जाओ, तो कुल मिला के बात एक जैसी है, लेकिन इसको क्या कर दिया अपनों ने, चेंज कर दिया। जब किसी पाठ को या जब किसी बात को चेंज किया जाता है तो दैट इज कॉल्ड द पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग जो है बेसिकली क्यों लिया जाता है, कि हम जब भी कोई काम करते हैं या रिसर्च वगैरह करते हैं तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि पहले के जो रिसर्च हुए हुए हैं उसी में से कुछ पार्ट जो है अपने वाले में ले लेते हैं। तो बेसिकली क्या वहाँ पे क्या होती है कि साहित्यिक चोरी मानी जाती है, वो साहित्यिक चोरी मानी जाती है। लेकिन अगर उसको बदल दिया जाए तो वो साहित्यिक चोरी नहीं होगी, इसीलिए पैराफ्रेजिंग जो है आपका किया जाता है। यानी कक्षा के अंदर पैराफ्रेजिंग की बात करें तो शिक्षक छात्र की बात को अपने शब्दों में दोहराता है ताकि ये स्पष्ट हो सके कि उसने छात्र की बात जो है वो सही समझी है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो विद्यार्थी ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि विषय कठिन है। यानी जैसे मैथ की बात कर रहे हैं तो मैं कोई टीचर मैथ पढ़ा रहा है तो ये कह रहा है कि विद्यार्थी ध्यान नहीं दे रहे बिकॉज विषय या सब्जेक्ट जो है वो आपका क्या है, हार्ड है। इसी को पैराफ्रेज करके अगर आपने देखें तो चूंकि विषय समझना मुश्किल है इसलिए छात्र एकाग्र नहीं हो पा रहे। कुल मिला के दोनों बात क्या है आपकी, एक ही है। तो जब अपने वाक्य को और अपनी बात को जब अपने वाक्य को और अपनी बात को चेंज कर दिया जाता है तो दैट इज कॉल्ड द पैराफ्रेजिंग। वो क्या कहलाती है आपकी, पैराफ्रेजिंग कहलाती है। बस इतना सा आपको इसमें याद रखना है। जैसे इसका इम्पोर्टेंस की बात करें या इसके महत्व की बात करें तो बिकॉज इसको हम कहते हैं कि इससे क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपकी डेवलप होती है। गलत फहमी जो होती है, कुछ बायस जिसको कह सकते हैं, वो आपके दूर होते हैं। तीसरा जो है संचार इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए पैराफ्रेजिंग जो है वो भी ज़रूरी है। कि कई बार अपने किसी छात्र के साथ में बात कर रहे हैं उसको वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, जैसे कि किसी पाठ्य पुस्तक में कोई चीज़ लिखी हुई है और वो उसके समझ में नहीं आ रही, तो देन अपन क्या करेंगे, उसकी पैराफ्रेजिंग कर देंगे। पैराफ्रेजिंग के बाद हो सकता है वो छात्र के समझ में आ जाए। तो इसलिए संचार जो है, कम्युनिकेशन जो है उसको इफेक्टिव बनाता है।
नेक्स्ट अगर बात करें तो छात्रों के अंदर आत्मविश्वास जो है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है, वो भी क्या करता है आपका डेवलप करता है। तो ये बेसिकली आपकी पैराफ्रेजिंग के मानी जाती है। अब अपन आते हैं टॉपिक पे और मास कम्युनिकेशन के बारे में जानते हैं। देखिए मास कम्युनिकेशन जो है, ये मास जो कम्युनिकेशन है, इसको हिंदी में जनसंचार भी कहा जाता है। मास कम्युनिकेशन एंड सोसाइटी हमारा टॉपिक है कि जो हमारा समाज है उस पर मास मीडिया का क्या इम्पैक्ट है, या समाज जो है वो अपना किस तरह से इफेक्ट होता है मास मीडिया कम्युनिकेशन से। तो मास मीडिया कम्युनिकेशन है क्या, पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। देन अपन बात करें तो जनसंचार के वो साधन जिसके द्वारा एक ही समय में विशाल बिखरे हुए और विविध और अज्ञात श्रोताओं तक पहुंचा जाता है। यानी इसमें क्या है कि आपका एक ही समय में, टाइम क्या है आपका एक ही है। अगर मान लो सपोज दैट ये आपका कुल मिला के अगर बात करें तो ये आपका भारत है। इस भारत के अंदर एक व्यक्ति यहाँ पे, एक व्यक्ति यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अगर फिजिकली आप बात करें तो फिजिकली इनके पास आप जाना चाहेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, और एक साथ नहीं जा सकते बिकॉज इसके पास चले गए तो यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ से यहाँ आएंगे। हम क्या करते हैं कि एक मीडिया का यूज करते हैं जिसके थ्रू एक ही समय में इन सब को क्या कर सकते हैं, अपने कवर कर सकते हैं। यानी जिसको नहीं जानते हैं उसको भी कवर कर सकते हैं, जिसको जानते हैं उसको भी कवर कर सकते हैं। और इससे क्या होता है कि ये सब जो, हाँ, जो व्यक्ति है या जो भी श्रोता है वो अपनी बात, जैसे अपन कोई बात कर रहे हैं, उन तक पहुंच जाए। यही क्या कहलाता है, आपका मास मीडिया कम्युनिकेशन कहलाता है या जनसंचार कहलाता है। अब ये आपका मास मीडिया कम्युनिकेशन जो है, मास मीडिया कम्युनिकेशन जो है, इसको दोस्तों देखिए, इसके अंदर अगर अपनी बात यहाँ तक पहुँचानी है तो कोई ना कोई मीडिया आपको यूज में लेना पड़ेगा। यानी मास या जन जन तक अपनी बात जन के साथ में संचार करना है। जन मीन्स क्या है, लोगों का समूह है। तो लोगों के समूह के साथ अगर अपने को संचार करना है तो देन कोई ना कोई मीडिया अपने को यूज में लेना पड़ेगा। और वही मीडिया जो ये अपने यूज में ले रहे हैं, वही मीडिया क्या कहलाएगा, आपका मास मीडिया कहलाएगा। यानी जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं वही आपका क्या कहलाएगा, मास मीडिया कहलाएगा। तो देन अपन बात करें तो जैसे कि मास मीडिया कम्युनिकेशन है, उसमें कई सारे प्रकार आते हैं। जैसे कि आप बात करें टेलीविज़न की, तो टेलीविज़न से बहुत सारे लोगों को एक साथ जो है बड़ी संख्या में आपका जाया जा सकता है। रेडियोज़ के थ्रू जाया जा सकता है, आपका इंटरनेट के थ्रू जाया जा सकता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कम समय के अंदर, कम टाइम के अंदर बड़ी संख्या में लोगों तक संदेश जो है वो पहुंच जाता है। और ये आपका लिखित हो सकता है, मौखिक हो सकता है, या प्रसारण के माध्यम से हो सकता है। जनसंचार के मुख्य अगर लोकप्रिय माध्यम की बात करें तो जैसे आपका समाचार पत्र हो गया, कोई न्यूज़पेपर हो गया, जैसे रेडियोज़ हो गए, आपका एडवर्टाइजमेंट हो गया, जैसे अखबार के अंदर आपका लिखित में क्या आया, एक एडवर्टाइजमेंट आया और आपने उसको देखा, बहुत सारे लोगों ने देखा, तो इससे आप इम्पैक्ट हुए, इफेक्ट हुए। ये भी है। सोशल मीडिया की बात करें, जैसे व्हाट्सअप है आपका, ऑरकुट है आपका, जीमेल है आपका, या कह सकते हैं फेसबुक है आपका, तो ये सब सोशल मीडिया है। टेलीविज़न जैसे टीवी जो है वो भी आपका मास मीडिया कम्युनिकेशन का है। इंटरनेट है, फिल्में जो है, फिल्म जो है वो भी क्या है, मास मीडिया कम्युनिकेशन है आपका। तो जनसंचार क्या होता है कि जनसंचार उस तकनीक से जनसंचार का तात्पर्य उस तकनीक से है जिसका उपयोग कम समय में लोगों के बहुत बड़े समूह के साथ क्या किया जाता है, समुदाय आपका संपर्क किया जाता है। यानी इसके अगर बेनिफिट्स देखें, बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें टाइम जो है वो क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग जो है वो आपका लेस होता है। नंबर दो, आपका एरिया जो है, एरिया जो है वो हमेशा क्या होता है, ब्रॉड एरिया होता है। यानी बहुत सारे लोगों के साथ में आप कम्युनिकेट कर सकते हो कम टाइम के अंदर। और लेस स्पेंड मनी, यानी इसमें धन की भी बचत होती है आपकी, लेस स्पेंडिंग मनी, तो इसमें धन की भी बचत होती है। तो ये सारे क्या होते हैं, इसके बेनिफिट्स कह सकते हैं। अब जनसंचार जो है इसके टाइप्स क्या क्या है, इसके टाइप्स क्या क्या हैं, तो इसको बेसिकली 6 भागों में अपने बांटा है। तो इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है यूजीसी नेट की तरफ से कि आपके मास मीडिया कम्युनिकेशन जो है उसकी बेसिकली अगर बात करें उसके टाइप्स जो है वो कितने हैं, 4, 5, 6, इस तरह से कुछ पूछ सकते हैं। आपको ध्यान में रखना है बेसिकली 6 जो टाइप है इसके माने जाते हैं।
अब बात ये आती है, इसके इतिहास की बात करें, यानी मास मीडिया कम्युनिकेशन की हिस्ट्री की मैं बात करूं, तो हिस्ट्री में आप देखिए कि पहले भी जब हमारे पास में कोई मुद्रण नहीं था, कोई कागज नहीं था, लोग बाग जो है वो बहुत ज़्यादा, आपका ये सोशल मीडिया नहीं था, आउटडोर मीडिया नहीं था, नया मीडिया नहीं था, तो फिर कम्युनिकेट जो है आपका किस तरह से करते। तो देखिए, जब आपका सिविलाइजेशन शुरू हुआ, जब आपकी सभ्यता ही शुरू हुई, तो संदेश जो है आपने देखा होगा कि राजा और महाराजा यानी किंग वगैरह जो है वो आपका क्या करते थे, ढोल और नगाड़ा बजाते थे। उससे क्या होता था कि उनको सूचना पहुंच जाती थी कि कोई ना कोई घटना जो है वो आपकी घटित हुई है, और इसीलिए लोगों को जागरूक किया जाता है, इसीलिए लोगों तक ये सूचना जो है आपकी पहुंचाई जाती है। जैसे जैसे आपका टाइम बदला, आपके पास में रेडियो आया, जैसे आपकी और क्रांति हुई, आपके पास में टीवी आया, जैसे और आपकी टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, तो आपके पास में ईमेल वगैरह आ गया। अब आप देखते हो कि तरह तरह की टेक्नोलॉजी, और आने वाले टाइम में और ज़्यादा टेक्नोलॉजी आएगी। तो जनसंचार माध्यम जो है उसकी हिस्ट्री जो है, वो हिस्ट्री क्या है, उसके टाइप्स चेंजेस की ही है। यानी टाइप्स जो है उसके चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम। यही क्या है, इसका इतिहास। अब बेसिकली बात करें इसके टाइप्स की, तो हम देखेंगे कि इसके 6 टाइप जो है वो आपके माने जाते हैं। 6 टाइप जो है वो आपके 6 टाइप जो है वो आपके माने जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करें, तो जैसे पारंपरिक मीडिया यानी ट्रेडिशनल जो आपके कम्युनिकेशन के मीडिया जो है वो आते हैं। देन आपके प्रिंटिंग मीडिया, मुद्रण का मतलब हो गया प्रिंटिंग मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक या ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट में क्या आता है कि जब एक स्थान से कई सारे व्यक्तियों के पास में सूचनाएं जाती है, इसमें जैसे टीवी इसका एग्जांपल है, आपका रेडियो इसका एग्जांपल है, तो ये सब क्या है, ब्रॉडकास्टिंग है। और आपने देखा होगा कि ब्रॉडकास्ट जो है, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, ये सब आपने सब सुने भी होंगे। आउटडोर मीडिया यानी बाहरी मीडिया, ट्रांजिस्ट मीडिया, और नया मीडिया जिसमें आपका ईमेल है, आपका व्हाट्सअप है, और न्यू मीडिया जो है, इससे भी एक दो क्वेश्चन आने की आपकी संभावना रहती है। नेक्स्ट, एक एक करके इनको जानते हैं कि पहला पारंपरिक मीडिया या ट्रेडिशनल मीडिया जो है वो आपका क्या था। परंपरागत मीडिया को मीडिया का सबसे पुराना रूप माना जाता है, जो संस्कृति और परंपरा को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाता है, और संचार की ये साधन रीति रिवाज यानी कस्टम, परंपरा और मान्यताओं और प्रथाओं के समय के साथ आपका विकसित होते हैं। यानी पारंपरिक जो मीडिया है उसमें दो तीन प्रकार है उसकी। एक तो लोक कला और संगीत, यानी आपने देखा होगा कि कोई संगीत जो है वो गाए जाते थे, लोक कला के माध्यम से लोग जो है वो उससे अपने क्या करते थे, कम्युनिकेट करते थे। रंगमंच और नाटक जैसे है, मेले और त्योहार है, वहाँ पे भी लोग इकट्ठे होते थे, और कोई ना कोई संदेश जो है वो वहाँ पे दिया जाता था। तो ये सब परंपरागत है। मुद्रण की बात आती है, तो मुद्रण में क्या आता है, आपका प्रिंटिंग आता है। जब आपका कागज का आविष्कार होता है, जब आपका कागज का आविष्कार होता है, उसके साथ ही किसका उद्भव होता है, उसके साथ ही आपका उद्भव जो है वो आपका मुद्रण मीडिया का होता है। मुद्रण मीडिया का होता है, जैसे ही कागज का आविष्कार हुआ। आप देखिए कि मुद्रण में क्या होता है कि आपकी प्रिंटिंग होती है, प्रिंटिंग होती है। प्रिंटिंग में अब क्या आएगा, समाचार आ गया, जैसे आपका टाइम्स ऑफ इंडिया आ गया, द हिंदू आ गया, राजस्थान पत्रिका आ गई। ये सब क्या है, आपके समाचार पत्र है। पत्रिकाएं यानी कि जैसे कि आप देखते हैं कि कुछ पत्रिकाएं जो है, जैसे मंथली आपकी हो गई, आवधिक प्रकाशन और जर्नल जैसे हो गए। जर्नल जो है, आप जब आप रिसर्च पेपर रिसर्च करोगे तब आप जर्नल के बारे में जानोगे। जर्नल जो है वो भी होते हैं। किताबें हो गई, जैसे बुक्स हो गई, आपका कोई उपन्यास हो गया, आपका कॉमिक्स हो गया। तो ये सब जो है क्या है, प्रिंट मीडिया या प्रिंट मुद्रण जो माध्यम है उसका ये भाग आपका माना जाता है। अभी तक अपन ने बात की है परंपरागत मीडिया की। परंपरागत मीडिया जिसमें लोक कला है, नाटक है, आपका रंगमंच है, वो सब आते हैं। और मुद्रण की, मुद्रण या प्रिंटिंग की बात। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 3 नंबर की, तो इलेक्ट्रॉनिक ब्रॉडकास्टिंग मीडिया, यानी इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण माध्यम का उपयोग करके ऑडियो और विजुअल के माध्यम से सामग्री सूचना का वितरण जो है वो क्या कहलाता है, आपका प्रसारण कहलाता है। यानी ब्रॉडकास्टिंग जो है वो क्या है कि कोई भी
इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का प्रयोग करके आप कोई सूचना को जब ऑडियो या वीडियो फॉर्म में भेजते हैं, ऑडियो या वीडियो फॉर्म में भेजते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है? ब्रॉडकास्टिंग कहलाता है। अब इसमें जैसे टीवी, आपका टीवी है तो टीवी आपका ऑडियो और वीडियो दोनों यूज करता है। लेकिन आपका रेडियो है तो रेडियो में आप क्या करते हैं? ऑडियो ही भेजते हैं। यानी सूचना का प्रसारण किस में कर रहे हैं आप? ऑडियो के माध्यम से कर रहे हैं। ये भी ऑडियो जो है आपका ब्रॉडकास्टिंग है, ऑडियो वीडियो दोनों होगा तो भी ब्रॉडकास्टिंग होगा। लेकिन उसके लिए आपकी अ, जो एक बाध्यता है वो क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण होना चाहिए। इसका उपयोग बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारे लोगों तक, बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे लोग जो है, पीपल जो है, उन तक कनेक्टिविटी करना, उन तक कनेक्टिविटी करके और कोई इन्फॉर्मेशन जो है, इस इन्फॉर्मेशन को आपका सेंड करना, ये इसका पर्पस होता है। इसमें कई माध्यम है, जैसे पतली परत का मतलब होगा प्रोजेक्टर कह सकते हैं इसको। टेलीविजन आपको पता ही है, टीवी जिसमें सारे ही आते हैं, एलईडी आता है, एलसीडी आता है, ये सभी इसमें शामिल है आपके। और रेडियो जो है उसमें आता है। ये क्या है? इसके बारे में कई बार पूछा जाता है कि ये पतली परत है या प्रोजेक्टर जो है, टेलीविजन जो है, रेडियो जो है, ये किस मीडिया के उदाहरण आपको आपको ध्यान में रखना है प्यारे बच्चों। ब्रॉडकास्टिंग मीडिया के उदाहरण। ये सब क्या है? ब्रॉडकास्टिंग मीडिया के उदाहरण। अपन फोर्थ नंबर की ओर चलते हैं और फोर्थ नंबर में अपन देखते हैं आउटडोर मीडिया। आउटडोर मीडिया जब अपने घरों से बाहर होते हैं तब सूचना और समाचार प्रसारित करने को आउटडोर मीडिया या आउटडोर होम मीडिया के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व क्या है कि जनता को नए उत्पाद, सामाजिक जानकारी या विज्ञापन से संबंधित जानकारी प्रदान करना होता है। तो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है इसमें, आउटडोर मीडिया वो बेसिकली किस लिए यूज आता है? तो न्यू प्रोडक्ट के लिए, आपके अंदर कोई जागरूकता जगानी है उसके लिए, और विज्ञापन के लिए। ये इसमें जो यूज आता है मीडिया वो आपका आउटडोर मीडिया कहलाता है। जैसे कि संकेत या पोस्टर, जैसे सड़क पे जाते हो आप, इस तरह का कुछ निशान लगा रहता है लाल, या कुछ इस तरह का पीला, या मोड़ का जो साइड है कि इस तरह से आपका मोड़ है, ये संकेत होते हैं। ये सब किस में आते हैं? आउटडोर मीडिया में आते हैं, यानी लोगों को जानकारी प्रदान करते हैं ये। पोस्टर हो गया, कोई कोई भी पोस्टर हो गया, कोई फिल्म का पोस्टर हो गया या कोई अदर पोस्टर हो गया आपका। बैनर और दीवार की जगह अगर कोई बैनर लगाया जाता है किसी बारे में, जैसे आपने देखा होगा कि प्लस पोलियो जो है, प्लस पोलियो के बैनर लगाए जाते हैं, दीवारों पे उनका अंकन होता है। इसी प्रकार से जैसे धूम्रपान जो है उससे संबंधित कुछ अंकन जो है कई बार आप दीवारों पर रहते हैं। नशे से संबंधित जो है उसका भी दीवारों पर अंकन होता है। तो ये सब किस में आता है? आपका आउटडोर मीडिया में आता है। इसका बेसिकली यूज क्या है कि नए उत्पाद या सामाजिक जानकारी देना, या विज्ञापन, यानी जैसे कोई, जैसे फेयर एंड लवली का आपने एग्जाम्पल देखा होगा, या सीमेंट की जो कंपनी है वो बेसिकली दीवारों पे क्या करती है? रंगाई पुताई करती है और अपनी सीमेंट का प्रचार करती है। तो इसलिए इस आउटडोर मीडिया का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका 5 नंबर, ट्रांजिस्ट मीडिया। यानी सार्वजनिक परिवहन माध्यमों का उद्देश्य ग्राहकों को घर से बाहर निकलने और किसी भी परिवहन साधन का उपयोग करते समय सार्वजनिक स्थानों पर जाते समय विज्ञापन करना। यानी ट्रांजिस्ट मीडिया क्या है? ट्रांजिस्ट का मतलब होता है जो चलता फिरता मीडिया जो है आपका, चलता फिरता मीडिया जो है वो होता है। जैसे आपने राजस्थान रोडवेज की बसें देखी होगी, उसके एक साइड के अंदर या पीछे जो है वो आपके कुछ विज्ञापन लगे रहते हैं। तो वो किस प्रकार का मीडिया है? ट्रांजिस्ट मीडिया है। ये बेसिकली किसके लिए आते हैं? कोई ब्रांड जो है, कोई ब्रांड जो है उसका प्रचार प्रसार करने के लिए बेसिकली आते हैं। आपने देखा होगा कि विमल का प्रचार कर रहा है, तो कोई जो है किसी और का प्रचार कर रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लगे रहते हैं। तो ये जैसे बस का विज्ञापन हो गया, टैक्सी में आपने देखा होगा कई सारे कोचिंग के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है उनके लगे रहते हैं। रेल विज्ञापन, यानी रेलवे में भी आपने देखा होगा किसी तरीके से डिब्बे के आसपास या अंदर कोई ना कोई विज्ञापन जो है वो लगा रहता है। तो इस प्रकार के विज्ञापन जो होते हैं वो ट्रांजिस्ट मीडिया के नाम से जानते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन जो है वो ये आता है कि एक विज्ञापन जो है बस के ऊपर लगाया गया है, ये किसका उदाहरण है? तो आपको ध्यान में रखना है, ये ट्रांजिस्ट मीडिया का उदाहरण है। दैट इज एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजिस्ट मीडिया। नेक्स्ट आता है, और जहां से क्वेश्चन बनने की आपकी संभावना रहती है, नया मीडिया या न्यू डिजिटल मीडिया। न्यू डिजिटल मीडिया
अब जब इंटरनेट और डब्ल्यू का आपका आविष्कार होता है 1999 के 90 के अंदर, तब क्या होते हैं कि कई सारे जो जनसंचार के माध्यम है वो नए खुल जाते हैं। जैसे कि ईमेल आता है आपका उसी टाइम पे, वेबसाइट आती है, पॉडकास्ट जैसे दो व्यक्ति बैठे हैं, ये आपने देखा होगा कि आजकल बहुत ज़्यादा जो है पॉडकास्टिंग चल रहा है। ई बुक्स आती है यानी इलेक्ट्रॉनिक बुक्स आती है, ब्लॉगिंग आती है, आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट्स आती है, इंटरनेट आता है, रेडियो और टेलीविज़न जो है वो आजकल एंड्रॉयड वाले आने लग गए, तो वो भी इसमें भी कहीं ना कहीं आपकी उन्नति हुई है। तो इससे क्या होता है कि तेज़ गति से आपका डेटा जो है वो प्रसारित होता है, और इसके माध्यम से संचार जो है वो आपका दो तरफा संचार होने लगा है। यानी पहले रेडियो में क्या होता था, एक तरफा होता था। अब आप व्हाट्सएप पे जा रहे हो और चैटिंग कर रहे हो तो दोनों साइड से आ रहा है, आप ईमेल कर रहे हो तो दोनों साइड से आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इससे क्या हुआ कि जो संचार जो था उसका एक साइड यानी वन वे जो था, अब क्या होने लगा, संचार जो है वो आपका टू वे होने लगा। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि न्यू मीडिया आने के बाद संचार की जो प्रकृति थी या संचार का जो वे था, क्या उसमें कोई चेंज हुआ? तो बिल्कुल हुआ, वन वे से किसकी तरफ गया, वो टू वे की तरफ गया। ठीक है, वन वे की तरफ से टू वे की तरफ आपका गया है। अब इसमें प्रकार कौन कौन से आपके, ईमेल, वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, नेटवर्किंग साइटें जितनी भी है, ब्लॉगिंग, और ये है ई फॉर्म और ई पुस्तकें हैं, आई टी आईपीटीवी आईपीटीवी जो है, आईपीटीवी होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल टीवी, विजुअल वीडियो होता है, आभासी दुनिया यानी वर्चुअल कुछ लैब वगैरह या जो भी आपकी वो होती है, वेबकास्ट और पॉडकास्ट होता है, इंटरनेट रेडियो होता है। ये सब किसके एग्जाम्पल है, आपके न्यू मीडिया के एग्जाम्पल है। ये सब किसके हैं, न्यू मीडिया के एग्जाम्पल है। तो प्लीज़ एक बार जो है आप अभी तक जो हमने 6 टाइप्स ऑफ मीडिया देखे हैं, अगर उसमें किसी प्रकार का आपका कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ एक बार आप चैट बॉक्स में चैट करके बताइए। अदरवाइज अपने नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। शंकर जी जुड़े हैं, उनका भी मोस्ट मोस्ट वेलकम है। तो चलिए अपने क्वेश्चन करते हैं। अभी तक हमने क्या जाना है, अभी तक ओके, आयुषी जी कह रही है कि समझ में आ गया, गुड। तो अभी तक अपन ने क्या जाना है, अभी तक अपन ने जाना है कि जनसंचार या मास मीडिया कम्युनिकेशन जो है वो एक्चुअल में क्या था। मास मीडिया कम्युनिकेशन जो है वो एक्चुअल में क्या था, उसके टाइप्स जो थे उसको 6 टाइप्स में हमने बांटा था, वो जानने का प्रयास किया। और इसकी जो है इसके महत्व को भी जाना है, यानी इससे क्या होता है, इससे टाइम की बचत होती है, इससे अपनी लेस मनी कंज्यूम होती है, इससे क्या होता है कि एक एरिया जो होता है वो ब्रॉड एरिया होता है। ये 3 चीज़ें हमने अभी तक जानी है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला अपना फिल्मों से संबंधित एक क्वेश्चन जो है वो PYQ में आया हुआ है, उसको देख लेते हैं कि निम्नलिखित ऐतिहासिक भारतीय फिल्मों की उनकी रिलीज के कालानुक्रमिक यानी असेंडिंग जो ऑर्डर है, उस असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करना है। यानी आलम आरा, राजा हरिश्चंद्र, भारत माता और शोले। शोले कहीं ना कहीं आपकी बात की है, या आप मान के चलिए कि शोले जो है वो कहीं ना कहीं बात की है। तो सबसे पहले आती है आपकी राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र जो है वो पहली फिल्म मानी जाती है, इसलिए सबसे पहला आपका क्या होगा, 2 होगा। देन आप देखेंगे कि आलम आरा, आलम आरा है जो इसके बाद आती है, फिर आती है भारत माता, और फिर आपका आता है शोले। पहले आपका 2 1 4 3 4 2 1 3 4 तो ये वाला जो है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इसी को बताया गया है, थोड़ा इसको देख लीजिएगा आप कि द राजा हरिश्चंद्र जो 1913 में आती है, आलम आरा जो है 1931 में आती है आपकी। देन मदर इंडिया जो है ये 1957 के अंदर आती है। मदर इंडिया जो है 1957 में आती है, और शोले जो है 1975 में आती है आपके। तो इसके फिल्मों से संबंधित जो है राजा हरिश्चंद्र और आलम आरा से संबंधित कई बार जो है यूजीसी ने क्वेश्चन पूछा है। बिकॉज हमने देखा था कि ये फिल्मों के बारे में क्यों पूछा गया कि ये मीडिया का प्रकार है।
ये क्या है, मीडिया का प्रकार है, इसलिए इससे क्वेश्चन जो है वो आपके आते हैं। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की बात करें तो आप देखिए कि जॉन लोगी बेयर्ड जो है वो किससे संबंधित है, मार्कोनी जो है वो किससे है, गोविंद फाल्के जो है वो किससे है, और फॉरेस्ट जो है वो आपके किससे संबंधित है। तो बेयर्ड जो है उन्होंने पहला टेलीविजन उपकरण बनाया था। बेयर्ड जो है इन्होंने पहला टेलीविजन उपकरण बनाया था, तो ए का आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर आप देखें तो मार्कोनी जो है वो तार रहित ध्वनि संकेत जो है, यानी हम जैसे ऑडियो की बात कर रहे हैं, आप देखते हो कि बिना तार हम जो है वो जैसे आपके और हमारे बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो क्या है, बेतार है, यानी वायरलेस जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसको पहली बार किसने दिया था, मार्कोनी ने दिया था। तो बी का आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सी का बात करें तो गोविंद फाल्के, यानी फाल्के, दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो किसके लिए दिया जाता है, फीचर के लिए। भारतीय फिल्म जो है उसी का एक पुरस्कार जो है ये है। और डी फॉरेस्ट जो है वो स्पष्ट ध्वनि वैक्यूम ट्यूब बनाने के लिए है आपका। तो ये इसका सही आंसर है, 1 वाला जो है वो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट अपन बात करें प्रसार भारती क्या है। प्रसार भारती जो है वो क्या है, यानी इसमें देखें तो टीवी चैनलों के मालिक एक निजी कंपनी है क्या, नहीं है। एक दूरसंचार कंपनी जो एक बड़े मोबाइल नेटवर्क का मालिक है, नहीं है। केंद्रीय सरकार का एक विज्ञापन और सार्वजनिक संबंध लिंक है, नहीं है। सार्वजनिक रेडियो और टीवी प्रसारण के लिए एक स्वायत्तता निकाय जो है, यानी जो टीवी प्रसारण करता है और जो रेडियो प्रसारण करता है उसके लिए एक अलग से एक निकाय बनाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसे प्रसार भारती कहा जाता है। यानी ये संसद के द्वारा बनाया गया एक विधेयक है जिसे स्वायत्तता निकाय कहा जाता है। दूरदर्शन टेलीविजन नेटवर्क, ऑल इंडिया रेडियो आदि इसमें शामिल है, और ये आपका सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन भारत के काम करता है। इससे 1997 जो है, इसको 1990 में स्वायत्तता जो है इसकी मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट अपन बात करें तो जनसंचार के उभरते हुए शोधकर्ता पाल तर्चफील्ड जो है वो किस प्रकार से एक प्रारंभिक चिंतन और शोधकर्ता जो आपके आपके साबित हुए थे, यानी समाज विज्ञान विधियों की क्षमता की खोज करने के लिए जाना जाता है क्या। फील्ड जो है वो किसके लिए जाने जाते हैं आपके, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। उच्च स्तरीय उद्यमिता, कौशल के प्रशिक्षण, अमेरिका में शिक्षा को स्तर बढ़ाने के लिए, ये धारणा बनाने के लिए कि मीडिया का प्रत्यक्ष प्रभाव जो है वो आपका सीमित होता है। तो पोल ने क्या क्या दिया, पहला तो दिया कि समाज विज्ञान विधियों की क्षमता की खोज करने के लिए। दूसरा आपका आता है ये धारणा बनाने के लिए कि मीडिया का प्रत्यक्ष प्रभाव जो वो क्या होता है आपका सीमित होता है। तो इसका 4th नंबर जो है वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट अब अगर बात करें तो व्लादिमीर जेवोर्किन निम्नलिखित में से किसके आविष्कार जो है, इन्वेंशन जो है, इन्वेंशन जो है इन्होंने किसका किया था, कलर प्रिंटिंग का, रेडियो का, टेलीविजन का और इंटरनेट का। तो व्लादिमीर जो थे उन्होंने सबसे पहले टेलीविजन जो है उसका आपका आविष्कार किया था। तो ये भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। अब थोड़ा सा हम समाज के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि अभी तक हमने ये देखा था कि मास कम्युनिकेशन एंड सोसाइटी हमारा टॉपिक था। तो अभी तक सोसाइटी को हमने नहीं जाना है कि सोसाइटी एक्चुअल में है क्या। अब थोड़ा सा सोसाइटी को देखने का कोशिश जो है अपने करते हैं। तो थोड़ा सा आप इसको ढंग से समझने का प्रयास कीजिए कि सोसाइटी जो है एक्चुअल में है क्या। सोसाइटी की अपन बात करें तो देखिए सोसाइटी कैन बी डिफाइंड एज ए कम्युनिटी ऑफ पीपल, यानी सोसाइटी क्या है, समाज क्या है, एक समुदाय है लोगों का लिविंग इन ए पर्टिकुलर रीजन, यानी वो एक पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर रहते हैं कुछ लोग, जैसे ये कुछ लोग हैं और ये पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर रहते हैं और अपनी कस्टम यानी अपने रीति रिवाज जो है उसको क्या करते हैं, शेयर करते हैं। रीति रिवाजों को शेयर करते हैं, कुछ लोग जो है एक निश्चित स्थान पे रहते हैं, उनके नियम, उनका जो संगठन है वो एक जैसे रीति रिवाजों को आपका फॉलो करता है। जैसे अपने हिंदू धर्म के अंदर रहते हैं, या राजस्थान की बात करें तो बेसिकली अपने राजस्थान के अंदर बात करें तो लगभग एक जैसी जो है वेशभूषा होगी, एक जैसी, जैसे जयपुर की लगभग एक जैसी वेशभूषा होगी, एक जो है उनका वैवाहिक
जो प्रोग्राम है वो एक जैसे होंगे, किसी की मृत्यु होती है या मृत्यु भोज पे उनके एक जैसा होगा। तो कुछ लॉ, कुछ नियम, कुछ रीति रिवाज जो है वो ये एक जैसे होंगे, और उसमें कुछ लोग जो है वो समुदायों के रूप में रहते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, समाज कहलाता है। यानी पहले जैसे आप अगर बात करें तो पीपल होगा, देन उसके बाद क्या बनेगा इनसे, आपका कम्युनिटी बनेगा, समुदाय बनेगा, समुदाय से फिर क्या बनेगी, एक सोसाइटी बनेगी। अब सोसाइटी जो है होमोजीनियस या हेटेरोजीनियस आपकी हो सकती है, यानी ये सोसाइटी जो है उसके दो टाइप होते हैं। पहला आपका होमोजीनियस और दूसरा आपका हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है कि सोसाइटी मीट ए सोसाइटी हो हुज मेंबर शेयर सिमिलर वैल्यू, लैंग्वेज, रिलीजन, फ्रेमवर्क एंड, ये वाला होता है। यानी जब होमोजीनियस के अंदर क्या होता है कि जब आपकी सोसाइटी, आपका समाज एक जैसी वैल्यू को फॉलो करता है, एक जैसे भाषा को बोलता है, एक जैसा धर्म होता है, तो वो एक सोसाइटी होती है। लेकिन जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर बात करें होमोजीनियस की, कि एक जैसी कौन सी आपकी जापानीज, जैसे जापानीज जो है, चाइनीज है, आपकी रेड इंडियन है, जुल्लू है, ये सब सोसाइटी क्या है, एक जैसी लैंग्वेज बोलती है, एक जैसा खान पान लगभग इनका है, एक जैसे रहते हैं, तो ये इनकी वैल्यू जो है वो एक जैसी है, तो ये आपका क्या कहलाता है, होमोजीनियस कहलाता है। हिटेरोजीनियस सोसाइटी क्या होती है, हिटेरोजीनियस सोसाइटी वो होती है जिसमें डाइवर्सिटी पाई जाती है आपकी, जिससे उसमें तरह तरह के लोग रहते हैं। तो अपन अगर बात करें कि क्या भारत जो है वो एक होमोजीनियस है या हिटेरोजीनियस है, तो भारत जो है वो क्या है, हिटेरोजीनियस है। यूएसए जो है वो हिटेरोजीनियस है, बिकॉज यहाँ पे आप देखेंगे हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, उनका खान पान जो है वो अलग अलग है, कोई वेजिटेरियन है, कोई नॉन वेजिटेरियन है। तो दैट, कोई जो है कलर की बात करें तो कोई एकदम से ब्लैक है उसमें, जैसे अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे कई सारे लोग जो है वो वाइट है, कई सारे जो है ब्लैक है, कुछ अफ्रीकी लोग वहाँ पे रहते हैं, कुछ अदर जो पीपल्स जो है भारत से भी बहुत सारे लोग वहाँ पे रहते हैं। इस प्रकार का जो कल्चर होता है उसे हम बेसिकली हिटेरोजीनियस कहते हैं, जहाँ पे वैल्यू की, जहाँ पे लैंग्वेज की, जहाँ पे आपकी थिंकिंग की जो डाइवर्सिटी पाई जाती है, उस डाइवर्सिटी के कारण इसको हिटेरोजीनियस कहा जाता है। आई थिंक सोसाइटी जो है उसकी परिभाषा आपके समझ में आ गई होगी कि एक निश्चित क्षेत्र जहाँ पे कुछ लोग रहते हैं जिनकी वैल्यूज, जिनके कस्टम, जिनकी भाषा, वो सारी एक जैसी होती है, और उसी सोसाइटी में जब आपका अलग अलग टाइप के पाए जाते हैं तो फिर उनको हिटेरोजीनियस कहा जाता है, और जब सोसाइटी एक जैसी होती है तो उसे होमोजीनियस के नाम से जानते हैं। अब चलिए आगे इसमें देखते हैं लेक्चर के अंदर। अब देखिए जनसंचार जो है, जनसंचार के माध्यम जो थे, मीडिया जो था, मास मीडिया कम्युनिकेशन, उसका समाज पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। पहला आता है सांस्कृतिक इम्पैक्ट आता है, यानी कल्चरल इम्पैक्ट की बात करें तो जैसे कि ये अपने मूल्य जो है उन मूल्यों को महत्व देते हैं। अब जैसे ही जनसंचार आया या मास मीडिया कम्युनिकेशन आया, तो हमारे जो पुराने जो विचार थे, हमारे जो पुराने जो रूढ़ियाँ थी, वो धीरे धीरे क्या होती है, खत्म होती है, नए विचार हमारे ऊपर या हावी होते हैं, या कह सकते हैं उत्पन्न होते हैं। विभिन्न जातियों, लैंगिक भूमिकाओं और सामाजिक जो मुद्दे हैं उनको ज़्यादा उठाया जाने लगा। जब इससे क्या हुआ कि संस्कृति यानी कल्चर का इम्पैक्ट जो है वो अपने को देखने को मिलता है। इसी के साथ में अंतर सांस्कृतिक, यानी जिसे इंटर कल्चरल आप अपनों ने एक टॉपिक किया था, इंटर कल्चरल और इंटर कास्ट जो है, इसमें भी क्या होता है, इनके बीच भी कम्युनिकेशन बढ़ता है। कब बढ़ता है, जब आपका जनसंचार जो है, जनसंचार की मीडिया के जब साधन बढ़ते हैं, तो इस ये दोनों है इंटर कल्चरल और इंटर कास्ट जो है, उसमें भी क्या होता है, बड़ी समझ आपकी बढ़ती है। हालांकि इसका सांस्कृतिक जो प्रभाव है वो आपका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। नेगेटिव और पॉजिटिव जो है आपका दोनों होता है, बिकॉज अगर आप मास मीडिया कम्युनिकेशन में देखें तो जैसे मोबाइल है, ये भी क्या है, आपका मास मीडिया कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं इसको। टीवी है, अगर ये ज़्यादा हम देखते हैं या कह सकते हैं कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जिससे समाज जो है उस पर कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। कुछ अच्छी चीज़ें भी आती है जिससे क्या होता है, समाज पे पॉजिटिव प्रभाव भी पड़ता है। तो मास मीडिया का हर रोल जो है वो कहीं नेगेटिव होगा, कहीं आपका पॉजिटिव। अब राजनीतिक प्रभाव जो है वो क्या है, इसके माध्यम से लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण है। यानी लोकतंत्र में चौथा स्तंभ जो है, लोकतंत्र में चौथा स्तंभ जो है डेमोक्रेसी में, वो किसको माना गया है, मीडिया को माना है।
इसके बारे में कई बार क्वेश्चन आते हैं। यानी पहले व्यवस्थापिका, फिर आपकी कार्यपालिका, फिर आपकी न्यायपालिका, और फिर जो है आपका मीडिया। इससे क्या होता है कि मीडिया से चीजें जो है वो क्या होती है, आपकी सार्वजनिक होती है, पब्लिक मोड में आ जाती है। कोई भी खबर होगी तो मीडिया के माध्यम से क्या होगा, उठाई जाएगी। तो इससे राजनीतिक प्रभाव ये पड़ता है कि जो भी आपका सत्ता दल होता है, वो सत्ता दल क्या करता है कि इस मीडिया के प्रभाव के कारण अच्छे से कार्य जो है वो आपका करता है। अदरवाइज वो क्या हो जाता है, निरंकुश हो जाता है। अगर मीडिया नहीं होगा तो फिर क्या होगा, राजतंत्र या डेमोक्रेसी जो है वो क्या हो जाएगी, आपकी निरंकुश हो जाएगी। आर्थिक प्रभाव की बात करें तो इससे क्या होता है कि अपन एक देश से दूसरे देश के साथ जुड़ जुड़ सकते हैं। इससे रोजगार जो है वो आपका उसका सर्जन होता है। इससे आप देखेंगे कि ऑनलाइन साइट के माध्यम से शॉपिंग जो है वो होती है, तो इससे कहीं ना कहीं आर्थिक प्रभाव जो है वो आपका पड़ता है। इसमें जैसे बात करें तो आपकी जैसे अमेजन वगैरह जो है, ये किससे अपने मास मीडिया कम्युनिकेशन के माध्यम से हम अमेजन के बारे में या और भी है आपके फ्लिपकार्ट के बारे में जानते हैं, इससे शॉपिंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं आर्थिक प्रभाव जो है वो मास मीडिया का हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपने बात करें तो व्यक्तिगत बिहेवियर यानी पर्सनल बिहेवियर भी है, वो भी कहीं ना कहीं आपका उनको प्रभावित करता है। यानी जैसा चीज हम देखते हैं, जैसी चीज हम देखेंगे वैसा का वैसा व्यवहार जो है होगा। कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, जब वो कुछ इस प्रकार का नाटक वगैरह या सीरियल वगैरह देखते हैं जो हिंसक होता है, तो वो क्या करते हैं, हिंसक वाली प्रवृत्ति आ जाती है। कई बार आप देखते हो कि जब आप किसी धार्मिक प्रोग्राम को देख रहे हो तो आपका बिहेवियर जो है वो कहीं ना कहीं रिलीजन की तरफ जाता है। तो ऐसा है कि कहीं ना कहीं आपका व्यक्तिगत बिहेवियर जो है वो भी इससे प्रभावित आपका होता है। अब आता है कि मीडिया जो है वो आपका महत्वपूर्ण क्यों है, यानी मीडिया सिद्धांत की बात करेंगे अपन। मीडिया जो प्रिंसिपल्स है उसकी बात करेंगे। तो मीडिया प्रिंसिपल्स महत्वपूर्ण क्यों है या मीडिया सिद्धांत जो है वो महत्वपूर्ण क्यों है, इसमें क्या होता है कि दर्शकों के व्यवहार की भविष्यवाणी करने में मदद मिलती है। यानी मीडिया एक्सपोजर के आधार पे हम बता सकते हैं दर्शकों के व्यवहार। अगर मान लो हम टीवी देख रहे हैं और टीवी के अंदर क्या है कि हम एक्चुअल में क्या देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा धार्मिक वाले प्रोग्राम जो है वो देख रहे हैं, तो इससे वो क्या होगा कि उनको पता चलेगा टीवी कंपनी को कि ये व्यक्ति जो है ये धार्मिक प्रवृत्ति का है, ये अधार्मिक प्रवृत्ति का है, ये राजनीतिक प्रवृत्ति का है। तो इससे क्या होता है कि दर्शक जो है उसके व्यवहार की भविष्यवाणी की जा सकती है कि किस तरीके के हैं। मीडिया पेशेवरों के लिए प्रभावी संदेश को तैयार करने के लिए एक रूपरेखा जो है वो प्रदान करता है। विचार और सामाजिक मानदंडों को आकार देने के लिए मास मीडिया की शक्ति का वर्णन जो है वो आपका होता है। यानी इससे विचार और सामाजिक मापदंड जो है उसको आकार दिया जाता है। मीडिया पूर्वाग्रह, प्रचार और गलत सूचना को समझने में सहायता करता है। यानी अब ये कैसे कि मान लो किसी अ, जैसे कि यूजीसी नेट जो है, यूजीसी नेट जो है उसके उसको अब की बार जो है वो यूजीसी कंडक्ट या एनटीए कंडक्ट नहीं करवाएगा, ऐसे की न्यूज आती है। अब इस न्यूज की पुष्टि जो है वो अपने किससे करते हैं, इससे करते हैं मास मीडिया कम्युनिकेशन से करते हैं। जब कोई न्यूज आती है, जैसे सरकारी न्यूज आती है, अगर उसमें ये कहा जाता है कि नहीं एनटीए के द्वारा कराया जाएगा, अपन ने क्या किया कि जो भी पूर्वाग्रह था, जो भी हमारे पास में अफवाहें थी, उसका कहीं ना कहीं अपन जो कहते हैं कि गलत सूचना जो है उसको प्रमाणीकरण जो है वो किसके द्वारा किया गया था, इसी मास मीडिया कम्युनिकेशन के द्वारा आपका किया जाता है। इसी मास मीडिया कम्युनिकेशन के द्वारा जो है वो आपका किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें नेक्स्ट अपन बात करें इसमें, तो आप देखिए कि मास मीडिया कम्युनिकेशन के कई सारे सिद्धांत जो है वो बेसिकली, हालांकि यूजीसी नेट जो है इतना डेप्थ में नहीं जाता है, फिर भी अपने ये मान के चलें कि कई बार हो सकता है कि यूजीसी नेट जो है डाइवर्सिटी टाइप का है। उसमें आपकी कह सकते हैं कि कोई अस्थाई टाइप का है। उसका उसके क्वेश्चन पूछने का जो स्टेटस है या क्वेश्चन पूछने की जो स्टाइल है वो डाइवर्सिटी होती है, यानी चेंजेस होती रहती है। तो इसमें मास मीडिया कम्युनिकेशन जो है उसमें पहला आता है जादू बुलेट सिद्धांत, जिसे हाइपोडर्मिक सुई मॉडल भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें निष्क्रिय
जो दर्शक है उसके दिमाग में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे तत्काल और शक्तिशाली ये प्रभावित होता है। यानी मास मीडिया का ऐसा संदेश जो सीधे क्या किया जाता है, मान लो ये कोई दर्शक है और ज़्यादा एक्टिव नहीं है, तो इसके दिमाग में इस प्रकार से इंजेक्ट किया जाता है कि उसका सीधा और शक्तिशाली प्रभाव जो है वो वहाँ पे होता है। उदाहरण के तौर पे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान राजनीतिक प्रचार ने पोस्टर और रेडियो प्रसारण के माध्यम से बड़े पैमाने पर व्यवहार जो है उसको प्रभावित किया। यानी आपने देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ, तो उसमें कई देशों के द्वारा पोस्टर इस तरीके से लाए गए, कुछ रेडियो प्रसारण इस तरीके से किया गया कि कुछ देश जो है वो दूसरे देशों के खिलाफ आपके उनके लोगों के अंदर भावनाएं जो है वो इस कदर से इंक्रीज हो गई कि वो ये मान के चलने लगे कि जर्मनी के लोग ये मान के चलने लगे कि फ्रेंच लोग जो है वो गलत हैं, फ्रेंच वाले जो है ब्रिटेन को गलत मानने लगे। तो इस प्रकार से क्या है कि एक बुलेट सिद्धांत जो है वो काम किया, यानी गोली की तरह जो है आपका ये सिद्धांत जो है या इसमें जो संदेश प्रसारित किया जाता है वो काम करता है। हालांकि इसकी आलोचना भी की जाती है कि ये सिद्धांत पुराना हो चुका है, बिकॉज अब लोग जो है वो जागरूक हो गए, लोग सोचने लग गए, तो ये अब सिद्धांत जो है वो आपका काम नहीं करता है। नेक्स्ट अपन बात करें तो दो चरण प्रभाव सिद्धांत, यानी ये पॉल लोजरफेल्ड द्वारा विकसित किया गया है और इसमें मास मीडिया का प्रभाव जो है वो आपका प्रत्यक्ष नहीं होता, यानी कोई व्यक्ति जो है उसके ऊपर डायरेक्ट नहीं होता, बल्कि मीडिया से राय नेताओं के लिए प्रभावित होता है और तब व्यापक दर्शनों को प्रभावित करता है। ये मीडिया जो है वो पहले नेता के पास आएगा और नेता जो है वो आगे किसके पास प्रसारित करेंगे, व्यक्ति के पास। यानी राजनीतिक राय उपभोक्ता व्यवहार को आकार देने के लिए सोशल मीडिया जो है वो आपका प्रभावित करने लगे। तो ये कहीं ना कहीं है, दो चरण प्रभाव होता है, पहले एक व्यक्ति के पास जाएगा फिर आपका दूसरे व्यक्ति के पास जाएगा, इसलिए इसको दो चरण प्रभाव सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें एजेंडा सेटिंग सिद्धांत। ये मैक कॉम्स और शो द्वारा प्रतिपादित है। इसमें जनसंचार चैनल लोगों को ये नहीं बताते कि क्या सोचना है, बल्कि दूसरों पर कुछ विषयों पर जोर देकर क्या सोचना है। यानी मीडिया मीडिया आउटलेट जलवायु परिवर्तन या चुनाव पर बड़े पैमाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे उसे जनता के लिए प्राथमिकता की चिंता होती है। यानी अगर बात करें इस सिद्धांत में क्या होगा कि जनसंचार चैनल लोगों को यह नहीं बताते कि क्या सोचना है, बल्कि दूसरों पर कुछ विषयों पर जोर देकर क्या सोचना है। इसमें क्या होता है कि एक एजेंडा जो है वो प्री डिफाइन रहता है और उसी के बारे में मीडिया जो है वो कहीं ना कहीं बताता है। जैसे मीडिया आउटलेट जलवायु परिवर्तन की बात करता है या चुनाव पर बड़े पैमाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे क्या होता है कि लोगों की जो प्राथमिक चिंताएं होती है, लोग जो सोचते हैं कि इस मुद्दे पे बात की जाए, उससे अलग एक मुद्दा जो है वो आपके सेट किया जाता है और ये एक एजेंडे के तहत ये काम चलता है। जैसे कि चुनाव के टाइम आप देखते हैं कि चुनाव की बातें होती रहती है, तो ये एजेंडा सेटिंग सिद्धांत आपका होता है। उपभोग और संतुष्टि सिद्धांत, यानी दर्शक केंद्रित सिद्धांत से पता चलता है कि सक्रिय रूप से विभिन्न आवश्यकताओं के लिए मास मीडिया सामग्री की तलाश करते हैं। मनोरंजन के लिए नेटफ्लिक्स देखना, जानकारी के लिए समाचार पत्र पढ़ना, सामाजिक जुड़ाव के लिए इंस्टाग्राम उपयोग। यानी आप जिस प्रकार से उपयोग करना चाहिए वैसे उपयोग कीजिए और संतुष्टि आप प्राप्त कीजिए मीडिया के माध्यम से। ये जो सिद्धांत है ये होता है उपयोग एंड संतुष्टि सिद्धांत। तो अभी हमने चार टाइप्स जो है वो आपके मीडिया प्रिंसिपल्स की बात की थी। अब एक क्वेश्चन निकल के आता है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तिगत संचार क्या है, और ये आपका यूजीसी नेट के अंदर आपका आया हुआ क्वेश्चन है। तो ट्रांसजेंडर व्यक्तिगत संचार क्या है? रिश्तेदारों से बातचीत करना, आत्मा और पूर्वजों से बातचीत करना, ईश्वर से संवाद करना और ऋषियों से बातचीत करना। तो जब हम आत्मा और पूर्वजों से बात करते हैं, इसको इंटरपर्सनल जो है आपका कम्युनिकेशन कहा जाता है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है? जब व्यक्ति खुद से ही बात करता है, ये व्यक्ति जो है ये स्वयं से ही बात कर रहा है, तो ये आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है। और यही आपका ट्रांसजेंडर व्यक्तिगत या ट्रांसजेंडर जो है आपका पर्सनल कम्युनिकेशन इसको कहा जाता है। नेक्स्ट आप देखिए दोस्तों कि भारत में कानून के माध्यम से सोशल मीडिया को नियंत्रित करने का विचार जो है आपका विवादास्पद है। तीसरे वर्ग ने इस प्रस्ताव का विरोध किया क्योंकि उसने समाज के शिक्षित वर्गों तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया को प्रभावी माना। ये कहता है कि भारत में कानून के माध्यम से सोशल मीडिया को नियंत्रित करने का विचार जो है क्या है, विवाद वाला है। बिल्कुल सही है, अगर सोशल मीडिया को नियंत्रित कर दिया जाएगा
तो 4 स्तंभ जो कहा जाता है, वो 4 स्तंभ में से 3 स्तंभ रह जाएंगे। अब तीसरे वर्ग ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। उसने समाज के शिक्षित वर्गों तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया जो है उसका प्रभावी माना। ये दोनों ए और आर दोनों है आपका सही है। नेक्स्ट अगर बात करें तो जनसंचार में ऐतिहासिक और शोध कालाक्रमिक से कहीं अधिक है। जनसंचार में ऐतिहासिक और शोध कालाक्रमिक से कहीं अधिक है। जनसंचार में ऐतिहासिक शोध कालानुक्रमिक से कहीं अधिक है और ये तिथियों और तथ्यों की विवरण की तुलना में एक समग्र व्यवस्था व्याख्या प्रदान करता है। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विकास सहित कई घटनाओं पर आपका केंद्रित होता है। यानी जनसंचार जो क्या है कि हिस्ट्री जो है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है हमारा, कोई घटना जो है उसका काल क्रम के अनुसार किस प्रकार की घटना है उससे अलग है या उससे ज़्यादा आपका सोचने वाला है, ये अभिकथन कहता है। कारण ये है कि इसमें तिथि, तथ्य और वितरण की तुलना में किस पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, आपका सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जो विकास है उस पर जोर दिया जाता है। इसलिए आपका ए और आर दोनों जो है वो आपका क्या है, सत्य है। नेक्स्ट अपन बात करें दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पे निम्नलिखित समाचार पत्रों का सही क्रम जो है वो हमें पहचानना है कि सबसे पहले कौन सा समाचार आया, दूसरा कौन सा है, तीसरा। और एक बात बताइए मेरे को, समाचार जो है वो आपका मास मीडिया कम्युनिकेशन जो है, ये किस प्रकार का मास मीडिया कम्युनिकेशन है। हमने टाइप्स में पढ़ा, तो एक बार मेरे को आप चैट बॉक्स में बताइए कि समाचार जो है वो किस प्रकार का मास मीडिया जो है वो आपका माना जाता है। समाचार जो है वो आपका किस प्रकार का मास मीडिया वाला माना जाता है। प्रिंट मीडिया, बिल्कुल आयुषी जी का सही है कि प्रिंट मीडिया जो है हमने पढ़ा था कि प्रिंट मीडिया जो है वो क्या था, समाचार पत्र जो था, समाचार था, पत्र पत्रिकाएं थी, ठीक है, कोई जर्नल थी, ये सब किसके उदाहरण थे, आपके मास मीडिया कम्युनिकेशन, प्रिंटिंग मास मीडिया कम्युनिकेशन के थे। अब इसमें पूछ रहा है ये क्वेश्चन में कि पहला जो है, सबसे पहला अखबार जो है वो कौन सा आया था, बंगाल गजट आया था। देन उसके बाद में बॉम्बे कुरियर, फिर बॉम्बे समाचार और फिर बॉम्बे दर्पण। तो ये पहला आपको ध्यान में रखना है, बंगाल गजट वाला। इससे कई बार क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है क्योंकि ये आपका प्रिंटिंग मीडिया से संबंधित आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए आप, निम्नलिखित सिद्धांतों का सही कालानुक्रमिक क्रम पहचानिए, यानी पहले कौन था और उसके बाद कौन है, इस प्रकार से अपने को दर्शाना है। पहले अपने था जनमत सिद्धांत, फिर आता है मैजिक बुलेट सिद्धांत, फिर चयनात्मकता का सिद्धांत और फिर सूचना का सिद्धांत। ये आपका सही है इसका। नेक्स्ट अपन बात करें तो सिद्धांत और सिद्धांतकार कौन है, यानी संतुलन का सिद्धांत किसने दिया, अनुरूपता का सिद्धांत किसने दिया, एल्यूकार्ट जो है वो क्या है, एवरेट रोजर्स जो है वो आपके क्या है। तो संतुलन का सिद्धांत जो है वो हेडर ने दिया था, तो ए का 4 आ गया आपका। संतुलन का सिद्धांत जो है वो आपका हेडर ने दिया था। अनुरूपता का सिद्धांत जो है ओसगुड ने दिया था। और कार्टजू जो है इसने सूचना का 2 चरणीय प्रभाव जो है वो किसने दिया था, कार्ट्स ने दिया था। और फिर अगर आप बात करें रोजर्स की, तो रोजर्स जो है वो आपका नवाचार का प्रसार जो है वो करता है। नवाचार का प्रसार कौन करता है, नवाचार का प्रसार जो है वो आपका रोजर्स करता है। तो ये इसका सही जो आंसर है वो आपका डी हो। नेक्स्ट अपन बात करें तो प्रेस निम्नलिखित नियमों का सही क्रम पहचानिए। प्रेस के नियम, प्रेस जो है या प्रेस कौन होती है, जैसे कोई भी आपकी समाचार पत्र है, उसको प्रिंटिंग जब करती है तो वो क्या कहलाती है, प्रिंटिंग प्रेस कह सकते हैं या उसको सीधा ही प्रेस कह सकते हैं। इसमें क्या कौन सा है, ये कौन से क्रम को जो है फॉलो करती है, आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम जो है उसको फॉलो करती है, यानी प्रेस जो है गोपनीयता बनाए रखती है। कॉपीराइट अधिनियम जो है वो इस पर लागू होता है। न्यायालयों की अवमानना अधिनियम जो है उसकी पालना करती है। और सूचना का अधिकार अधिनियम जो है आरटीआई जो है इसका भी पालन करती है। ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, एथनो मेथडोलॉजी से क्या तात्पर्य है, यानी विशेष समाजशास्त्रीय अनुसंधान पद्धति है, किसी विशेष समूह का अध्ययन है,
या समाज के बारे में किसी व्यक्ति के सामान्य ज्ञान का अध्ययन करने के लिए अपनाए गए तरीके या विधियां जो है वो है, ये इसमें आएगा। नेक्स्ट अपन बात करें प्रोपेगेंडा की, तो जैसे कि आपने कई बार ये शब्द सुना होगा प्रोपेगेंडा। और प्रोपेगेंडा जो है विशेषता है क्या होता है कि जब लोग जो है, जन जो है, जन या लोग कह लीजिए, बहुत सारे लोगों का जो समूह होता है दोस्तों, उसे जन कहा जाता है। और इस समूह को या इस समूह के माइंड जो है उसको डाइवर्ट करने के लिए, इस डाइवर्ट करने के लिए एक प्रोपेगेंडा जो है वो फैलाया जाता है। तो जब कोई खास विचार, कोई जानकारी, कोई एजेंडा को फैलाने के लिए सूचना, विचार और अफवाहों को जानबूझ के रणनीतिक तरीके से बड़े समूह तक पहुंचाया जाता है। यानी कोई आपका विचार होगा, कोई आपका जानकारी होगी, कोई आपकी अफवाह होगी, उसको जानबूझ के बहुत सारे लोगों तक जो है पहुंचाया जाता है, तो वो कहलाता है आपका प्रोपेगेंड। इससे क्या होता है कि उनकी राय और उनके व्यवहार जो है लोगों को उसको प्रभावित किया जाता है। और ये प्रोपेगेंडा जो होता है जो मोस्टली आपका क्या होता है, पक्षतापूर्ण होता है। प्रोपेगेंडा जो है वो आपका पक्षतापूर्ण होता है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, राजनीतिक उद्देश्य होता है या वैचारिक लाभ होता है। इसका अक्सर सत्याकांक्ष या अर्ध सत्य भी होता है। यानी प्रोपेगेंडा जो है, इसको हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा आपका क्या होगा, राइट होगा। इसमें अर्ध सत्य भी हो सकता है, आधा सत्य भी हो सकता है, आपका पूरा सत्य भी हो सकता है कई बार बिल्कुल भी सत्य इसमें नहीं है। तो इसमें जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर देखें कि युद्ध के दौरान दुश्मनों के बारे में गलत सूचना, मान लो ये दो राजा लड़ रहे थे और इसकी सेना जो है हार रही है, इसकी सेना हार रही है इससे, लेकिन ये प्रोपेगेंडा क्या फैलाएगा, ये फैलाएगा कि ये राजा जो है इसकी सेना हार रही है, क्योंकि अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए ये इस प्रकार का प्रोपेगेंडा करेगा। किसी राजनीतिक दल के पक्ष के लोगों को एकजुट करना हो, तब अपने जैसे कांग्रेस है और बीजेपी है, तो बीजेपी के लोग जो है कुछ इस प्रकार का प्रोपेगेंडा फैलाएंगे, जिससे कांग्रेस जो है उसके खिलाफ बीजेपी के लोग जो है वो आपके एकजुट हो जाए। या कांग्रेस का इस प्रकार से प्रोपेगेंडा होगा कि बीजेपी के लोग जो है एकजुट हो जाए। किसी आंदोलन के विचारों को व्यापक बनाना है, यानी कोई आंदोलन हो रहा है, उसमें कुछ इस प्रकार का प्रोपेगेंडा या इस प्रकार की रणनीति आपकी बनाई जाती है कि लोग उससे प्रभावित हो जाए। तो प्रोपेगेंडा भी क्या है, एक संचार का माध्यम है या एक संचार का प्रकार दोस्तों इसको कहा जा सकता है, जिसको क्या है कि जानबूझ के इस तरीके से जन समुदाय या मास मीडिया कम्युनिकेशन का ही एक भाग है ये, जो कि बहुत सारे लोगों को राय और उनके विचार जो है उसको प्रभावित करने के लिए आपका फैलाया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें तो गेट कीपिंग का संबंध जो है वो किससे है, यानी विज्ञापन से, समाचार चैन से, जनमत से और मनोरंजन से। तो समाचार चैन जो है वो आपका गेट कीपिंग का काम करता है, इसको हिंदी में द्वारपाल भी कहा जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें तो सोशल मीडिया को जनसंचार माध्यम क्यों कहा जाता है। व्यक्तिगत उपयोग के कारण, सीमित पहुंच के कारण, व्यापक जन समूह तक पहुंच के कारण और सरकारी नियंत्रण के कारण। आप देखते हैं कि व्यापक जन समूह है जो है, यानी जैसे व्हाट्सएप है तो क्या आप तक की थोड़ी सीमित है, जीमेल है, सोशल मीडिया यानी समाज का जो मीडिया है। और समाज क्या है, बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे लोग जो होते हैं उनका एक झुंड कह लीजिए, या बहुत सारे लोग जो होते हैं तो उसको समाज कहा जाता है। और बहुत सारे लोगों जो चीज जो पहुंचाई जाती है वो हमेशा क्या होगी, आपकी व्यापक होगी। नेक्स्ट अपन बात करें तो गेट कीपिंग जो है वो अवधारणा किसने दी, यानी द्वारपाल की अवधारणा जो है वो किसने दी, और ये किससे संबंधित थी, समाचार पत्र से संबंधित थी। इसको कुर्त लेविन जो है इसके द्वारा सबसे पहले ये गेट कीपिंग की अवधारणा या इनका कंसेप्ट जो है वो दिया गया था। आज वाले लेक्चर में दोस्तों हमने जानने का प्रयास किया था मास मीडिया कम्युनिकेशन, मास मीडिया कम्युनिकेशन के जो 6 टाइप थे उसको, मास मीडिया कम्युनिकेशन के जो 4 हमारे सिद्धांत थे उनको, और इसके अलावा मास मीडिया कम्युनिकेशन जो है वो आपका सोसाइटी को किस प्रकार से इम्पैक्ट करता है उसको जाना हमने, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक इस प्रकार से, और व्यक्तिगत बिहेवियर को किस प्रकार से वो आपका प्रभावित करता है। देन इसके बाद जो है कुछ क्वेश्चंस जानने का प्रयास किया, और प्रोपेगेंडा जो है उसको भी हमने जाना। आई थिंक मास मीडिया कम्युनिकेशन जो है उसके बारे में आपकी काफ़ी समझ बढ़ी होगी, कुछ क्वेश्चन भी अपनों ने जानने का प्रयास किया। और आज जो है हमारा ये कम्युनिकेशन वाली जो यूनिट है उसका लास्ट चैप्टर था। इसी के साथ हमारी जो ये यूनिट है वो
आज समाप्त होती है, क्योंकि इससे पहले 29 जो लेक्चर है वो दूसरे सर के द्वारा करवाए गए थे, और उसके बाद से लेके 30 से लेके और 35 यानी 5 लेक्चर जो है वो मेरे द्वारा करवाए गए हैं। उसमें एक आपका PYQ का था और 4 आपके थ्योरेटिकल जो है वो थे। तो आई होप कि ये कम्युनिकेशन वाला जो पार्ट है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर इस वाले पार्ट में या और ICT वाले पार्ट जो दोनों मेरे द्वारा लगभग कंप्लीट किए गए हैं, उसमें किसी भी प्रकार का आपका कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ एक बार आप नोट डाउन करके और आप जो भी है चैट के माध्यम से या निर्मल सर के माध्यम से जो है भेजने का प्रयास कीजिएगा। अब कल जो है हम मिलते हैं एक नई वाली यूनिट के साथ में, जिसे कॉम्प्रहेंसिव यूनिट जो है उसका अभी तक कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं हुआ है। उस यूनिट में अपने कुछ जो है कॉम्प्रहेंसिव के बारे में, या गंदास जिसको कहा जाता है, उस गंदास वाले पार्ट को किस तरीके से हैंडल किया जाए, क्योंकि उसके भी 4-5 क्वेश्चन जो है वो बेसिकली आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो उस वाली चैप्टर को या उस वाली यूनिट को हम कल स्टार्ट करेंगे। तो आई होप कि आज वाला जो लेक्चर है या कम्युनिकेशन का जो पार्ट है उसमें आपके किसी प्रकार की कन्फ्यूजन नहीं होगा। फिर भी किसी प्रकार का भी कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आप उसको अपने तक सीमित ना रखिए, उसको सर के माध्यम से जो है हमारे पास भेजने का प्रयास कीजिएगा, ताकि अपने और अच्छे तरीके से उस चीज़ों को हैंडल कर सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू।